इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले सीज़न को ज़रूर पढ़ें। कहानी के पहले सीज़न का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहले भाग का लिंक पिन कर दूँगी। तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मुझे तो लग रहा था आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जिस वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया, इसलिए मैंने इस कहानी को दोबारा शुरू किया। लेकिन पहली भाग पर तो अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कहानी आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल है, तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। अगर आप लोग पारिवारिक दिल छू लेने वाली शॉर्ट कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल उलझे रिश्ते को विजिट कीजिएगा। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राणा मेंशन सुबह का वक्त पंखुड़ी बेड पर बैठी थी और उसके हाथ में प्रांस का फ़ोन था। फ़ोन में वो वीडियो चल रही थी जो कल प्रांस ने बनाई थी, जिसमें प्रलय पंखुड़ी को भिंडी कह रहा था और पंखुड़ी प्रलय को कद्दू कहकर बुला रही थी। उस वीडियो को देखते हुए पंखुड़ी का चेहरा उतरा हुआ था। उसने अब प्रांस की तरफ देखते हुए कहा, ये मैंने क्या कर दिया जान? ससुर जी तो अब मुझसे नाराज हो गए होंगे, उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। मैंने उन्हें कद्दू कहकर बुलाया। अरे वो कोई कद्दू थोड़ी ना है, वो तो कितने हैंडसम हैं, हॉट हैं, अट्रैक्टिव हैं, और मैंने उन्हें कद्दू कहकर बुला दिया। उन्हें मुझ पर कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा ना। उसकी बात सुनते हुए पहले तो प्रांस के एक्सप्रेशंस थोड़े नॉर्मल थे, लेकिन अब वो हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। मतलब उसकी बीवी उसके सामने ही प्रलय को हॉट, हैंडसम और अट्रैक्टिव बोले जा रही थी। वो तुरंत बोला, डैड का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल तुम जो बोल रही हो उससे मेरे तन बदन में आग ज़रूर लग रही है हॉस्पिटल। खबरदार अगर तुमने मेरे अलावा और किसी को हॉट कहा तो। पंखुड़ी मासूमियत से बोली, पर मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ जान, सच में ससुर जी बहुत ज़्यादा हॉट हैं। आपको पता है जब हमारे घर में पार्टी होती है ना तो बहुत सारे मेहमान आते हैं और उसमें बहुत सारी लेडीज़ भी होती हैं। मैंने कई बार काफ़ी लेडीज़ को उन्हें घूरते हुए देखा है। ऐसा लगता है जैसे वो तो ससुर जी को अपने पर्स में डालकर अपने साथ ही ले जाएंगी। मुझे तो सासू माँ की टेंशन होती है, पता नहीं वो कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करती हैं। अगर मेरे सामने आपको कोई देखे ना तो सच्ची बता रही हूँ, वैसे तो ससुर जी ने मुझे भिंडी नाम दिया है, लेकिन मैं तो हरी मिर्च बन जाऊँ और सबसे लड़ जाऊँ। उसकी बात पर अब प्रांस को हंसी आ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी झल्ली सी बीबी इतना सब कुछ नोटिस करती होगी। वो अब हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, चलो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलते हैं। पंखुड़ी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। प्रांस ने हैरानी से पूछा, क्यों? पंखुड़ी परेशान होते हुए बोली, मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे कैसे जा सकती हूँ जान? नीचे तो ससुर जी होंगे, और जैसे आपने मुझे ये वीडियो दिखाई है, मुझे पक्का यकीन है आपने उन्हें भी ये वीडियो भेजी होगी, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनको कद्दू कहा तो वो मुझसे कितना ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, नाराज़ तो मैं भी हूँ उनसे कि उन्होंने मुझे भिंडी कहा, लेकिन गलती तो मेरी भी है ना। मैं उनके सामने कैसे ही जा सकती हूँ? प्रांस कुछ सोचते हुए बोला, इसका एक सल्यूशन है मेरे पास। पंखुड़ी ने जल्दी से पूछा, कैसा सल्यूशन जान? प्रांस अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए बोला, हम इस घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं, राणावत फार्म हाउस में रहने लगेंगे, या फिर एक और है राणा विला, जहाँ पर मैं तुम्हें कभी लेकर नहीं गया, लेकिन वो भी अच्छा ऑप्शन है। हम इस फैमिली से अलग हो जाते हैं। पंखुड़ी झट से बोली, खबरदार सान, अगर आपने ऐसा कुछ कहा तो आपको जहाँ जाना है आप बेशक से जाइए, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। सासू माँ, ससुर जी, पंक्ति, देवर जी, रागिनी चाची, सबको छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। प्रांस हैरानी से बोला, मतलब मुझे छोड़ दोगी लेकिन इन सबको छोड़कर नहीं जाओगी? पंखुड़ी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और खबरदार अगर आइंदा आपने ऐसा कुछ कहा भी तो। प्रांस हैरान रह गया। उसकी बीबी उसकी तो थी ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पंखुड़ी पर प्राउड भी फील हो रहा था। जहां आजकल की लड़कियां शादी होते ही अलग रहने के ख्वाब देखने लगती हैं, वहाँ उसकी रोज पीटल उससे ज़्यादा तो उसकी फैमिली से प्यार करती थी। हाँ, उसे थोड़ी जलन हो रही थी, लेकिन ये जलन निकालने के लिए भी उसके पास बहुत तरीके थे।
लेकिन फिलहाल तो उसे मज़े लेने थे, प्रलय और पंखुड़ी के मज़े। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, एक काम करते हैं, हम नीचे चलते हैं। अगर तुम्हारे ससुर जी तुमसे कुछ कहेंगे तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि तुम नशे में थी, इसलिए तुमसे गलती हो गई, और तुम भी सॉरी बोल देना। पंखुड़ी ने झट से पूछा, वो मेरी पिटाई तो नहीं करेंगे ना? प्रांस अब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। वो सच में जोरों से हंसने लगा था और पंखुड़ी उसे हंसते हुए देख तरह तरह के मुंह बना रही थी। प्रांस ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम सच में बहुत मासूम हो जान। वो तुम्हारी पिटाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो तुम्हारी पिटाई भला क्यों ही करेंगे? वो भी तो तुमसे कितना प्यार करते हैं। पंखुड़ी ने अब हैरानी से पूछा, सच में वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं? क्या कहीं ऐसा ना हो जान कि मैं नीचे जाऊं और वो मुझे घर से बाहर निकाल दे? मैंने सुना है कुछ ससुराल वाले अपने बहुओं को घर से बाहर निकाल देते हैं। प्रांस ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम पहले नीचे तो चलो, नीचे जो होगा वो हम देख लेंगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर स्माइल तो थी, लेकिन वो उस स्माइल को अंदर की तरफ दबा रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए, जहां आश्रय पंक्ति भी अभी अभी अपने रूम से बाहर निकले थे। लेकिन हार्दिक, रागिनी, प्रलय और सृष्टि पहले ही हॉल में मौजूद थे और प्रलय इधर उधर टहल रहा था। जैसे ही पंखुड़ी नीचे आई, प्रलय गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। पंखुड़ी डर से सहम गई। प्रलय अब एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर मेरी इस प्यारी सी बहू रानी के सारे कपड़े बैग में पैक करो और नीचे लेकर आओ। पंखुड़ी एकदम हैरान रह गई। वो तुरंत प्रलय के सामने जाकर खड़ी हुई और बोली, माफ़ कर दीजिए ना ससुर जी, आप तो मेरे प्यारे ससुर जी हैं। बेशक से मैंने आपको कुछ भी कहा हो, लेकिन आपने भी तो मुझे इतना कुछ सुनाया था ना, तो हिसाब बराबर करते हैं ना। ये लीजिए, आप मेरी फिंगर पकड़िए, अभी सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। प्रलय ने उसकी फिंगर की तरफ देखा और बोला, इससे हिसाब कैसे बराबर होगा? पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, होगा, पहले आप मुझे अपनी फिंगर तो दीजिए। प्रलय ने अपनी फिंगर आगे की तरफ बढ़ाई। अगले ही पल पंखुड़ी ने उसकी फिंगर से अपनी फिंगर उलझाई और बोली, आवर डावर, आज से हम दोनों का हिसाब बराबर। प्रलय, जो मुश्किल से अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, अचानक से उसकी हंसी छूट गई और उसके साथ ही बाकी सबकी भी हंसी छूट गई। पंखुड़ी अब सबकी तरफ देख रही थी। वो मायूसी और मासूमियत भरे लहजे में बोली, आप सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं क्या? प्रलय ने हंसते हुए खुद को कंट्रोल किया और अपना चेहरा नामे हिलाकर बोला, बिल्कुल भी नहीं। पंखुड़ी मासूमियत से बोली, मैं जानती हूँ आप लोग मुझ पर ही हंस रहे हैं, पर कोई ये क्यों नहीं देख रहा कि मुझे भी तो भिंडी कहा गया था ना? क्या मैं आप सब लोगों को भिंडी की तरह नज़र आती हूँ? इतनी प्यारी तो हूँ मैं। भिंडी तो गंदी होती है, और सासू माँ आपको तो भिंडी पसंद भी नहीं, और पंक्ति तुम्हें भी तो भिंडी नहीं पसंद। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आप भी तो ससुर जी से कहिए ना कि वो मुझे आज के बाद भिंडी कहकर ना बुलाएं। सृष्टि अब आगे की तरफ आई और बोली, वैसे तो मुझे भिंडी नहीं पसंद, लेकिन अगर तुम भिंडी भी हो तो तुम तो मुझे बहुत पसंद हो। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, अब आप भी मुझे भिंडी बोल रही हो सासू माँ? चाहिए मैं आपसे भी नाराज हूँ और ससुर जी से भी। अब मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। और हाँ, कच्ची अम्मी बहुत है खट्टी, हम दोनों की फिर से कट्टी। ये बोलकर उसने अपने अंगूठे को अपने ऊपर वाले दांतों पर रखकर टक की आवाज़ निकाली। प्रलय अब एक बार फिर से हंसा और बोला, वैसे तुम्हारे यहाँ डिवोर्स कैसे देते हैं? हॉर्स हॉर्स, आज से तेरा मेरा डिवोर्स तो नहीं बोलते ना? उसकी बात पर प्रांस की आंखें बड़ी हो गई थी। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपसे नाराज हूँ ससुर जी। प्रलय अब उसके थोड़ा करीब हुआ और एक साइड से थोड़ा उसके चेहरे पर झुककर बोला, एक चॉकलेट से मान जाओगी क्या? पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, कम से कम 3-4 चॉकलेट तो लगेगी। प्रलय एटीट्यूड से बोला, इतनी चॉकलेट नहीं है मेरे पास। पंखुड़ी झट से बोली, ठीक है, फिर एक ही दे दीजिए। पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे इस घर से बाहर नहीं निकालेंगे। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी ससुर जी, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलते हुए सच में उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। प्रलय को उस पर बहुत प्यार आया। उसने तुरंत पंखुड़ी को अपने सीने से लगाया और उसके सर को हल्का सा चूम कर बोला, हम सब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चे, तुम तो हम सब की जान हो। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए बोली, सच में? मतलब आप मुझे इस घर से कहीं नहीं भेजेंगे ना?
सृष्टि भी अब उसके पास आई और बोली, कभी भी नहीं। ये बोलकर उसने भी उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। पंक्ति उन लोगों को देखकर इमोशनल हो रही थी। आश्रय तुरंत बोला, आओ तुम भी मेरे गले लग जाओ। पंक्ति ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, उनके पास ही जाऊंगी। ये बोलकर वो भी वहां पर आई और सृष्टि को बैक हग करके खड़ी हो गई। तो सृष्टि ने भी उसे अब अपनी बाहों में भर लिया। आश्रय ने अब प्रांस की तरफ देखा और प्रांस भी उसकी तरफ ही देख रहा था। दोनों के चेहरे पर थोड़ी झिझक भी नजर आ रही थी, लेकिन फिर उन दोनों ने एक साथ ही अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए और उन दोनों ने भी आकर उन चारों को पीछे से बैक हग कर लिया। आज शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि पूरी राणा फैमिली ऐसे एक दूसरे के गले लगी हुई थी। सृष्टि ने अब हार्दिक और रागिनी की तरफ देखा और बोली, तुम दोनों नहीं आओगे क्या? हार्दिक और रागिनी भी आगे की तरफ आए और उन्होंने भी सबके बीच अपनी जगह बना ली। पंखुड़ी कुछ पल रुककर बोली, ये सब तो ठीक है, पर ससुर जी चॉकलेट तो दे दीजिए, वो तो भूल ही गए आप। उसकी बात पर एक बार फिर से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। पंखुड़ी अपनी टुकुर टुकुर नज़रों से उसे देख रही थी और अब प्रलय ने एक बहुत बड़ी चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाई। पंखुड़ी का चेहरा एकदम से खिल गया था। तभी पंक्ति बोली, ससुर जी मेरी चॉकलेट। प्रलय बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोला, लेकिन मेरे पास तो एक ही थी। पंक्ति का चेहरा मायूस हो गया। वो नाराज होकर बोली, ये क्या बात होती है ससुर जी? आपने पंखुड़ी भाभी को तो चॉकलेट दे दी, लेकिन मुझे दी ही नहीं। अगर आपके पास एक चॉकलेट थी तो हमें आधी आधी दे देते। अब पंखुड़ी भाभी तो मुझे जरा सी भी चॉकलेट नहीं देंगी, ऊपर से मुझे चिढ़ाएंगी। ये बोलते हुए वो पंखुड़ी की तरफ ही देख रही थी और पंखुड़ी ने सच में उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था। तभी प्रलय ने पंक्ति की तरफ चॉकलेट बढ़ा दी। वो उसके लिए भी चॉकलेट लेकर आया था। पंक्ति ने तुरंत उस चॉकलेट को अपने हाथों में लिया और अब वो पंखुड़ी को चिढ़ाने लगी थी। वहीं पंखुड़ी का मुंह बन गया। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, पर आपने भिंडी सी तो मुझे कहा था ना? इसे तो कोई भिंडी नहीं कहा था, तो फिर इसे चॉकलेट देने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो फिर भी इतनी प्यारी हूँ, इतनी मासूम हूँ। आपको पता है ये बहुत चालाक है ससुर जी, आप इसको चॉकलेट मत दिया करो। पंक्ति तुरंत बोली, क्यों? मुझे चॉकलेट क्यों ना दे? वो मुझे भी चॉकलेट देंगे। वो सिर्फ आपके ससुर जी नहीं है, वो मेरे भी ससुर जी हैं। और वैसे भी मुझे तो दो दो चॉकलेट मिलनी चाहिए, एक मेरी और एक मेरे छोटू बेबी के लिए। जब वो दुनिया में आएगा तो फिर मैं उसे वो चॉकलेट खिलाऊंगी। पंखुड़ी ने अब उसकी ये बात सुनकर प्रांस की तरफ देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वो नज़रों नज़रों में ही कह रही हो कि आप मेरे टमी में बेबी कब डालोगे। और प्रांस अब प्रलय की तरफ देखने लगा था, क्योंकि इस प्रॉब्लम ने प्रलय ने ही उसे फंसाया था। लेकिन अब प्रलय पूरी तरह पीछे हट गया और चेयर पर बैठते हुए बोला, मेरे पास तो जो कुछ था मैंने दे दिया, अब कोई मुझे घूर घूर कर ना देखे। और हाँ, अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, तब जाकर मुझे 3-3 ट्रॉफियाँ मिली हैं। अब किसी से मेहनत नहीं होती तो इसमें मेरी क्या गलती है? फ्रांस ने मुंह बनाया और एकदम कड़क आवाज़ में बोला, टाइम आने पर मेहनत भी करूँगा और ऐसी मेहनत करूँगा ना कि उसके बाद पसीने आपके छूटेंगे। जब सारा दिन मेरी छोटी छोटी ट्रॉफियाँ आप अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपको मुझे ये मेहनत करने वाली एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी। सब लोग उन दोनों की बातें सुन रहे थे और मुंह दबाकर हंस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जेल में रीवा अपने सेल से बाहर निकली। कोई उससे मिलने के लिए आया था। आज से कुछ दिन पहले मिसेज कोठारी भी उससे मिलने के लिए आई थी, तब भी उसे सेल से बाहर निकाला गया था। लेकिन अब रीवा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि जब मिसेज कोठारी उससे मिलने आई थी तो एक नॉर्मल से कमरे में उन्हें मिलवाया गया था, जहां ना ज़्यादा लाइट थी और ना ही एसी वगैरह चल रहा था। लेकिन अब उसे जिस रूम में लाया गया था वहां पर प्रॉपर लाइट भी थी, सोफे भी लगे हुए थे और एसी भी चल रहा था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। मतलब आज उसका इंतज़ार खत्म हो रहा है। वो शख्स जो इतने दिनों से जेल में उसका खाना पीना, सिगरेट्स और ड्रिंक वगैरह अवेलेबल करवा रहा था, आज वही शख्स उससे मिलने भी आ रहा है। उसकी आंखों की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई और तभी वहाँ पर कदमों की आहट हुई और एक शख्स अंदर की तरफ आया।
रीवा हैरानी से उस शख्स की तरफ देख रही थी क्योंकि वो उस शख्स को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। वो शख्स कोई और नहीं, प्रांस राणा का सबसे बड़ा राइवल तुषार जिंदल था, जो प्रांस से बहुत ज़्यादा नफरत करता था क्योंकि प्रांस के आने के बाद तुषार की वैल्यू बहुत कम हो गई थी। पहले उसके हाथ से कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं निकलता था, लेकिन जब से प्रांस ने बिजनेस ज्वाइन किया था उसके बाद से ही हर एक प्रोजेक्ट के लिए जद्दोजहद होने लगी थी। पहले तुषार किसी किंग की तरह था, लेकिन प्रांस ने आकर उसे बता दिया था कि रियल किंग कौन है। तुषार सोफे पर बैठा और रीवा की तरफ देखते हुए बोला, यूं ही देखती रहोगी मुझे या फिर यहाँ आकर बैठोगी भी? रीवा तुरंत आगे की तरफ आई और बोली, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कोई और इंसान हो ही नहीं सकता जो प्रांस के खिलाफ जाकर मेरी मदद करे, मेरा इतना ख्याल रखे। ये ज़रूर प्रांस का कोई राइवल ही होगा, और देखो तुम मेरे सामने हो। ओ गॉड, मैं कैसे ये सब कुछ समझ नहीं पाई। उसकी बात पर तुषार मुस्कुराया और बोला, लेकिन अब तो समझ गई ना? रीवा हंसी और बोली, बहुत अच्छी तरह से। पर ये बताओ, मेरी मदद क्यों कर रहे हो तुम? ऐसा तो है नहीं कि मैं बिजनेस में तुम्हारी कोई हेल्प करूँगी तो तुम प्राण से भी आगे निकल जाओगे। मेरे हाथ में तो इतनी पावर ही नहीं है, तो फिर मुझ पर ये मेहरबानी क्यों? मैं तो खुद जेल में बैठी हूँ, यहाँ से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुषार हंसा और बोला, लेकिन अगर मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा दूँ तो? रीवा तुरंत बोली, तुम सच में ऐसा करने वाले हो? तुषार मुस्कुराते हुए बोला, सोच तो रहा हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम प्राण से कितनी नफरत करती हो। रीवा अब हंसने लगी। उसे हंसते हुए देख तुषार के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। रीवा अब शांत हुई और बोली, तुमने गलत सवाल पूछ लिया। तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए था कि मैं प्राण से कितनी नफरत करती हूँ। तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि मैं प्रांस के लिए कितनी पागल हूँ। मैं उससे नफरत नहीं करती। हाँ, उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन यही तो प्यार है, यही तो पागलपन है कि बेशक मेरे साथ कुछ भी करे मुझे बुरा लगता ही नहीं। पर हाँ, मैं नफरत करती ज़रूर हूँ, लेकिन प्रांस से नहीं, उसकी बीबी से, पंखुड़ी प्रांस राणा, जिसमें प्रांस की जान बसती है। मेरा मन करता है कि मैं पंखुड़ी को जान से मार दूँ, और मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं मार नहीं पाई। एक उसे और एक पंक्ति आश्रय राणा, मुझे उससे भी बेहद नफरत है। वो तो जीना डिजर्व ही नहीं करती। कल तक वो सांस भी मुझसे पूछ कर लेती थी, लेकिन आज देखो कैसे हवा में उड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ उस आश्रय की वजह से। कितने एहसान किए थे मैंने उस पर, लेकिन उसने उन सब एहसानों को भूल कर राणा फैमिली का साथ दिया। वरना अब तक तो वो पंखुड़ी मर चुकी होती और प्रांस हमेशा के लिए मेरा हो चुका होता। तुषार मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे प्रांस को हराना ज़रूर है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसे यूं ही बिजनेस में हराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसे इमोशनली इस हद तक तोड़ दूं कि वो बिजनेस पर ध्यान दे ही ना पाए, तो वो बिजनेस में जीतना तो दूर, मेरे साथ लड़ तक नहीं पाएगा। तुमने कहा कि पंखुड़ी में उसकी जान बसती है। अगर मैं उस पंखुड़ी को उससे छीन कर कहीं दूर ले जाऊं तो? उसकी बात पर रीवा की आंखें बड़ी हो गई। तुषार अब अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, आज रात तुम इस जेल से बाहर निकाल दी जाओगी। मैंने तुम्हारी बेल के लिए ट्राई किया था, लेकिन प्रांस की पावर तुम जानती हो, इसलिए सीधे सीधे तुम्हें इस जेल से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं। इसलिए आज रात तुम इस जेल से भागने वाली हो। उसके बाद तुम्हें आगे क्या करना है ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। रीवा के चेहरे पर खुशी छलक रही थी। तुषार भी हल्का सा मुस्कुराया और तुरंत वहां से चला गया। रीवा ने राहत की गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, तुम सोच भी नहीं सकते हो प्रांस, तुम्हें देखने के लिए कितना तड़प रही हूँ मैं। उफ, अब जाकर मैं तुम्हें देख पाऊंगी और मेरे इस जलते हुए दिल को करार मिलेगा। लेकिन अगर गलती से भी मुझे वो पंखुड़ी तुम्हारे साथ नजर आई ना, आई स्वेयर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय, प्रांस और आश्रय तीनों ऑफिस गए हुए थे और हार्दिक रागिनी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। इस वक्त घर पर सिर्फ पंखुड़ी, सृष्टि और पंक्ति थी। कुसुम जी अपने रूम में आराम कर रही थी और हम शाम के तकरीबन 6 बज गए थे। पंक्ति बार बार पंखुड़ी की तरफ देख रही थी। वो खुद तो सृष्टि से कुछ बोल नहीं पाती थी, इसलिए पंखुड़ी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती थी।
और पंखुड़ी बेचारी मासूमियत में उसकी बातों में आ ही जाती थी। हालांकि पंक्ति उसकी देवरानी थी, लेकिन पंखुड़ी की मासूमियत उस पर भारी पड़ जाती थी। पंक्ति ने अपने फ़ोन में नूडल्स मंचूरियन की फ़ोटो निकाली और फिर पंखुड़ी की तरफ अपना फ़ोन घुमाते हुए बोली, देखिए ना भाभी, नूडल्स कितने टेस्टी लग रहे हैं। नूडल्स देखते ही पंखुड़ी के मुंह में पानी आने लगा। वो अपनी जीभ अपने होठों पर गोल गोल घुमाने लगी थी। सृष्टि जो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, वो ये सब कुछ अच्छे से देख रही थी और पंक्ति की चालाकी भी समझ गई थी, लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा। और अब पंखुड़ी पंक्ति को कोई जवाब दिए बिना ही सृष्टि के पास आई और बोली, सासू माँ। सृष्टि तुरंत बोली, खबरदार, अगर तुमने फालतू की कोई डिमांड की तो चुपचाप खाना तुम दोनों खाओ। प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती और तुम अभी से अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखो। ये जो तुम्हें इधर उधर की चीज़ें खाने की आदत पड़ी हुई है ना, अपनी आदत को सुधार लो, वरना बाद में पछताओगी। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, सासू माँ, आप तो बहुत बुरी हैं, इतना डांट दिया आपने मुझे। अगर आपकी जगह ससुर जी होते तो वो मुझे बिल्कुल मना नहीं करते। मैं एक काम करती हूँ, ससुर जी को ही फ़ोन करती हूँ और देखना, वो मेरे लिए नूडल्स और मंचूरियन तो लाएंगे ही। मैं उन्हें आपकी शिकायत भी करूँगी। जब घर पर आकर वो आपकी क्लास लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपको मेरे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, आई तुम बड़ी गैंगस्टर, निकल जाओ यहाँ से, वरना पिटाई भी कर दूंगी। पंखुड़ी अब मुंह बनाते हुए वापस पंक्ति की तरफ आई। पंक्ति ने तो अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया हुआ था। जो डांट उसे पड़ने वाली थी वो पंखुड़ी को मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। नूडल्स और मंचूरियन तो अभी भी बाकी थे। और अब पंखुड़ी ने मुंह बनाते हुए प्रलय को कॉल लगा दिया। वहीं प्रलय जो ऑफिस से कुछ देर पहले ही घर के लिए निकला था और इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सामने रखा उसका फ़ोन बजा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फ़ोन पर नंबर फ्लैश हो रहा था, भिंडी सी। उसने फ़ोन उठाने के लिए हल्का सा अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाया और फिर कॉल रिसीव किया। दूसरे ही पल सामने से पंखुड़ी की आवाज़ आई, ससुर जी। लेकिन प्रलय कुछ कहता उससे पहले ही वो जोरों से चिल्लाया। एक ट्रक सीधा उसकी गाड़ी में आकर लगा। अगले ही पल प्रलय के सिर से खून तेजी से बहने लगा। वहीं इतनी जोरदार टक्कर की आवाज़ सुनकर पंखुड़ी के हाथ से फ़ोन गिर गया। सृष्टि जो कुछ ही दूरी पर खड़ी अपना काम कर रही थी, उसे यूं देखकर वो तुरंत उसके पास आई और बोली, क्या क्या हुआ पंखुड़ी, तुम ऐसे काँप क्यों रही हो बेटा। पंखुड़ी ने सृष्टि की तरफ देखा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ पंखुड़ी, बताओ ना, तुमने फ़ोन नीचे क्यों गिरा दिया और तुम ऐसे काँप क्यों रही हो। पंखुड़ी कांपते हुए होठों के साथ ही बोली, वो सासू माँ, फ़ोन पर ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे ज़ोर से टक्कर होती है ना, बिल्कुल वैसी आवाज़, और ससुर जी के चिल्लाने की आवाज़ भी आई थी। पंखुड़ी की बात सुनकर सृष्टि का दिल धक सा रह गया। वैसे भी उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने तुरंत पंखुड़ी का फ़ोन संभाला और अपने कान से लगाकर बोली, डिस्ट्रॉयर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। लेकिन सामने से फ़ोन कट चुका था। सृष्टि तुरंत प्रलय को दोबारा कॉल किया, लेकिन अब प्रलय को कॉल लग ही नहीं रहा था। सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, कुछ नहीं होगा मेरे डिस्ट्रॉयर को, कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होंगे। मुझे प्रांस को कॉल करना होगा। ये बोलकर अब उसने प्रांस को कॉल किया। वहीं प्रांस अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन पर सृष्टि का कॉल आया, उसने तुरंत मीटिंग को बीच में ही छोड़ी और कॉल अटेंड की। सामने से सृष्टि की रोती हुई आवाज़ सुनकर ही वो हैरान रह गया। सृष्टि रोते हुए ही बोली, तुम्हारे डैड का फ़ोन नहीं लग रहा है प्रांस। प्रांस तुरंत बोला, तो कोई बात नहीं मॉम, आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना, वैसे भी डैड इस वक्त गाड़ी चला रहे होंगे तो शायद नेटवर्क। सृष्टि उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, अभी उनसे बात करने के लिए पंखुड़ी ने कॉल किया था, लेकिन पंखुड़ी बोल रही है कि उसे फ़ोन पर टक्कर की आवाज़ सुनाई दी। प्रांस प्लीज़ पता करो ना तुम्हारे डैड कहाँ है। ये बोलते हुए उसकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू तेजी से बहने लगे थे। प्रांस जल्दी से बोला, डोंट वरी मॉम, डैड को कुछ नहीं होगा, मैं अभी पता करता हूँ, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, डैड को कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और प्रलय की लोकेशन पता लगाने लगा। वो अपने फ़ोन से प्रलय की लोकेशन पता लगा सकता था, जो कि फ़िलहाल उससे 15-20 मिनट की दूरी पर ही था।
वो तुरंत मीटिंग हॉल से बाहर निकला। सब लोग उसकी तरफ देखते ही रह गए और वो बस जल्दी से पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उस लोकेशन के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ एक्सीडेंट होते हुए देख काफ़ी लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे थे। कुछ लोगों ने प्रलय की मदद करने के लिए उसे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की, जबकि वो ट्रक ड्राइवर तो तुरंत वहां से भाग गया था। अभी लोगों ने प्रलय को किसी गाड़ी में शिफ्ट भी नहीं किया था ताकि उसे हॉस्पिटल लेकर जा सके कि प्रांस वहां पर पहुंच गया। जब उसने वहां पर इतनी भीड़ देखी तो उसका दिल भी अब डरने लगा था, क्योंकि पिछले कई वक्त से प्रलय की लोकेशन भी मूव नहीं हो रही थी, तो उसे किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। अब वो जल्दी से आगे की तरफ आया जहां कुछ लोग प्रलय को एक गाड़ी में डाल रहे थे। प्रलय पूरी तरह से बेहोश था। उसे देखकर प्रांस का दिल धक सा रह गया। उसने तुरंत प्रलय को संभाला और बोला, डोंट टच हिम, ही इज़ माई डैड। ये बोलते हुए उसने खुद से पूरी तरह प्रलय को संभाल लिया था। प्रांस का मैनेजर अनुज भी तुरंत वहां पर पहुंचा और उसने प्रांस की हेल्प करनी शुरू की। उन लोगों ने प्रलय को बैक सीट पर बिठाया और फिर प्रांस भी उसके साथ ही बैठा। अनुज गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। तकरीबन 20 मिनट बाद ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे और प्रांस ने प्रलय को एडमिट करवा दिया। उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट आई थी और खून बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लड लॉस भी हो गया था। प्रांस के हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। आज तक प्रलय उन लोगों को संभालता आया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने प्रलय को इस तरह से संभाला था। उसके फ़ोन पर लगातार सृष्टि का कॉल आ रहा था, लेकिन वो सृष्टि का कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। अनुज प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, सृष्टि मैम का कॉल अब मुझे आने लगा है बॉस, मैं उनसे क्या कहूँ। अभी वो बोल ही रहा था कि डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले और प्रांस की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर प्रलय राणा की तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, उनके सिर पर काफ़ी गहरी चोट आई है। प्रांस ने बेचैन होते हुए पूछा, वो ठीक तो हो जाएंगे ना। डॉक्टर खामोश हो गए, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो खुद नहीं जानते थे कि वो लोग प्रलय को बचा भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने प्रांस का कंधा हल्का सा थपथपाया और फिर अंदर की तरफ चले गए। प्रांस ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। आज तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे, लेकिन अब उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थी और वो रोना नहीं चाहता था। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो प्रलय को इस हाल में देखेगा। और अब एक बार फिर से उसके फ़ोन पर सृष्टि का कॉल आया। उसने अपने कांपते हुए हाथों से सृष्टि का कॉल रिसीव किया और बोला, मॉम। सामने से सृष्टि को जैसे अब कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। प्रांस की कांपती हुई आवाज़ ही काफ़ी थी ये बताने के लिए कि प्रलय किस हाल में होगा, लेकिन वो जल्दी से बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हारे डैड को। मुझे बताओ तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो, मैं अभी आ रही हूँ। प्रांस ने धीमी सी आवाज़ में कहा, मॉम, सिटी हॉस्पिटल। और इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सृष्टि जो इस वक्त अपने रूम में थी और रागिनी और पंक्ति उसके साथ थी, पंखुड़ी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, तो सृष्टि ने खुद ही उसे रूम में भेज दिया था। अभी तो कुछ कन्फर्म नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पंखुड़ी रोए जा रही थी। रागिनी ने सृष्टि की तरफ देखा और बोली, कुछ नहीं होगा जीजू को। सृष्टि झट से बोली, हाँ मैं जानती हूँ, उन्हें कुछ नहीं होगा, ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। अभी तो हम दोनों को बहुत सा रोमांस करना है, अभी तो मुझे उन्हें बहुत परेशान करना है, देखना। और डिस्ट्रॉयर जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं फ़िलहाल उनके पास हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम दोनों यहीं पर रुको। और खबरदार, अगर किसी ने पंखुड़ी से कुछ कहा तो अगर वो पूछे तो बोल देना कि उसके ससुर जी बिल्कुल ठीक हैं और मैं उनके पास हूँ। हम लोग किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करने गए हैं। ये बोलकर वो मुस्कुराई और फिर तुरंत तेज कदमों से बाहर की तरफ आ गई। पंक्ति झट से रागिनी के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, ससुर जी को कुछ होगा तो नहीं ना। रागिनी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ पंक्ति, तुम्हारे लिए रोना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम आओ मेरे साथ बाहर, मैं भी तुम्हें जूस पीने के लिए देती हूँ। पंक्ति ने अपना चेहरा नामे हिलाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए चाची सासू माँ, मुझे बस ससुर जी को सही सलामत देखना है। वहीं आश्रय को भी प्रलय के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था, तो वो भी तेज कदमों से अब हॉस्पिटल के अंदर आया। और जब उसने प्रांस को देखा तो उसकी आंखें भी गहरी लाल हो गई थी। वो प्रांस की तरफ देखकर बोला, डैड, डैड ठीक तो है ना।
प्रांस ने उसे अपने सीने से लगाया और उसके सर को हल्का हल्का थपथपाते हुए बोला, बिल्कुल ठीक है, डैड को कुछ नहीं हुआ है। आश्रय की आंखों के किनारों से अब आंसू बह गए क्योंकि उसकी नज़रें सामने आईसीयू के दरवाजे पर थी, जहां कांच की विंडो से वो प्रलय को देख सकता था, जहां वो अभी भी लहूलुहान था। और अब एक नर्स ने तुरंत वहां पर पर्दा लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन वो हद से ज़्यादा बेचैन हो रही थी। खुद पंखुड़ी ही आकर उस बिस्तर पर लेट गई थी, लेकिन अब वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और सृष्टि को ढूंढने लगी। रागिनी जल्दी से उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो तुम पंखुड़ी? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। पंखुड़ी ने तुरंत बोला, मुझे सासू माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। रागिनी अब मुस्कुराई और बोली, वो तो प्रलय जीजू के पास गई है। तुम्हें पता है, तुम्हारे ससुर जी ने एक बार फिर से तुम्हारे साथ प्रैंक किया। उन्हें अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था, इसलिए वो जानते थे कि तुम तो अपनी सासू माँ को छोड़ोगी नहीं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर तुम लोगों को डराया और फिर तुम्हारी सासू माँ को अपने पास बुला लिया। देखो कितने तेज हैं तुम्हारे ससुर जी। पंखुड़ी, जो हद से ज़्यादा मासूम थी, वो रागिनी की बातों में आ भी गई और गुस्से से बोली, भला ऐसे कोई करता है क्या? आने दीजिए आप ससुर जी को वापस, उनकी क्लास तो मैं लगाऊंगी। आपको पता है मैं कितना डर गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। क्या मैं एक बार ससुर जी को कॉल करूं? उनसे बात करने का मन कर रहा है। रागिनी के चेहरे पर अब परेशानी झलकने लगी। पंक्ति भी वहीं पर बैठी थी, ये सब कुछ देख रही थी। वो खुद के आंसू रोक नहीं पा रही थी तो पंखुड़ी को आकर कैसे संभालती, लेकिन अब वो खुद को नॉर्मल कर वहाँ पर आई और बोली, कैसी बात कर रही हैं आप पंखुड़ी भाभी? अगर आप जेठ जी के साथ कहीं बाहर हो और आपको ससुर जी की बार बार फ़ोन करके परेशान करें तो आपको अच्छा लगेगा क्या? पंखुड़ी ने अपना चेहरा ना में हिला दिया। पंक्ति एक बार फिर से बोली, तो फिर आप सासू माँ और ससुर जी को डिस्टर्ब कैसे कर सकती हैं? पंखुड़ी अब उसकी बात समझते हुए बोली, हाँ ये भी तुम ठीक बोल रही हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, लेकिन सुबह होते ही मैं पहले ससुर जी से बात करूँगी। आज की रात वो सासू माँ के साथ बिता लें, लेकिन कल वो नाश्ता हमारे साथ ही करेंगे। मेरा उनके साथ डिनर करने का मन कर रहा था, पर कोई बात नहीं, उन दोनों को आराम से रहने देते हैं हम। पंक्ति अब फीका सा मुस्कुराई। वहीं सृष्टि हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। हॉस्पिटल आते ही उसने प्रांस से प्रलय के बारे में पूछा, तो प्रांस ने उसे वो सब बता दिया जो डॉक्टर ने कहा था। सृष्टि अब तक खुद को संभाले बैठी थी, लेकिन अब उसे कुछ होने लगा था। वो आईसीयू के गेट के पास आकर खड़ी हुई और रोते हुए बोली, आपने कहा था डिस्ट्रॉयर, आप कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, तो क्यों रुला रहे हैं आप मुझे? आप तो बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे, तो फिर ऐसे मुझे परेशान मत कीजिए, जल्दी से ठीक हो जाइए। प्रांस और आश्रय दोनों उसके पास आकर खड़े हो गए। अब तक नताशा और तनुज को भी प्रलय के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था, तो वो दोनों भी वहां पर आ गए थे। नताशा सृष्टि को संभाल रही थी और प्रांस और आश्रय भी बस डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर कब आईसीयू से बाहर आए और उन्हें बताएं कि प्रलय पूरी तरह से ठीक है। आश्रय ने अब साइड में आकर पंक्ति को कॉल किया। उसे पंक्ति की बहुत टेंशन हो रही थी। वैसे तो पंक्ति काफ़ी समझदार थी, लेकिन फिलहाल वो प्रेग्नेंट थी, ऐसे में उसका स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं था। उसने जैसे ही पंक्ति को कॉल किया, पंक्ति जो हाल में ही बैठी थी उसने तुरंत कॉल रिसीव किया, लेकिन सामने ही पंखुड़ी थी, तो वो अब पंखुड़ी और रागिनी को एक्सक्यूज़ मी बोल कर बाहर की तरफ आ गई। आश्रय की आवाज़ आई, तुम ठीक तो हो ना पंक्ति? पंक्ति रोते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ आश्रय जी, लेकिन ससुर जी कैसे हैं? उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? उसकी वो कांपती हुई आवाज़ सुनकर ही आश्रय को कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन वो पंक्ति को कोई आवाज़ देता उससे पहले ही प्रांस ने उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। प्रांस को अपने सामने देखकर आश्रय ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रांस अब फीका सा मुस्कुरा कर बोला, जाओ तुम घर जाओ, पंक्ति को संभालो, उसे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत होगी। मॉम ने मुझे बता दिया है कि उन्होंने पंखुड़ी को कुछ नहीं बताया, तो प्लीज़ तुम भी इस बात का ख्याल रखना। पंखुड़ी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसे फ़ोन पर बात करके बोल दूंगा कि मैं काम की वजह से बाहर हूँ, लेकिन तुम जाओ और जाकर पंक्ति को संभालो। आश्रय तुरंत बोला, नहीं भाई, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। प्रांस उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं हूँ ना, मैं डैड को कुछ नहीं होने दूंगा।
तुम जाओ और जाकर पंक्ति को संभालो, उसका स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ इस वजह से वो पहले ही मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुकी है, तो अब और नहीं। तुम जाओ उसके पास, अगर कोई ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। आश्रय वहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे भी पंक्ति की बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए उसने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और फिर बाहर की तरफ आया और अपनी गाड़ी में बैठकर राणा मेंशन के लिए निकल गया। तभी अनुज प्रांस के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, आपने मुझे हाईवे की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा था बॉस, लेकिन मैंने वो फुटेज चेक किया और उसमें कुछ भी इंटेंशनली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। साफ पता चल रहा था कि बॉस का ध्यान फ़ोन पर था और वो अपना फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुके कि ट्रक से उनकी टक्कर हो गई। फ्रांस अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोला, बेशक ऐसा हुआ होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। डैड की ड्राइविंग एकदम परफेक्ट है, वो कभी केयरलेस नहीं हो सकते। कुछ तो है ऐसा जो हमसे मिस हो रहा है अनुज। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशंस थे। प्रलय का ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर उसकी सर्जरी कर रहे थे। फिलहाल अस्पताल में नताशा, तनुज और प्रांस के साथ उसका मैनेजर अनुज भी था। आश्रय को अभी अभी प्रांस ने घर पर भेजा था ताकि वो पंक्ति का ख्याल रख सके। इस वक्त पंक्ति को भी उसकी ज़रूरत थी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी, इसलिए प्रांस नहीं चाहता था कि वो और ज़्यादा स्ट्रेस ले। अभी डॉक्टर को प्रलय की सर्जरी में काफ़ी टाइम लगने वाला था। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन आश्रय की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आया। पंक्ति और रागिनी जो हाल में ही बैठी थीं, वो आश्रय की तरफ देखने लगी। पंखुड़ी भी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन वो फिलहाल नॉर्मल थी क्योंकि प्रलय का एक्सीडेंट हुआ है ये बात उसे बताई ही नहीं गई थी। लेकिन पंक्ति अब खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और आश्रय की तरफ भागी। वो उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, ससुर जी अब कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? उन्हें ज़्यादा चोट? अभी वो बोल ही रही थी कि आश्रय ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और धीमी सी आवाज़ में बोला, चुप, पंखुड़ी भाभी यहीं पर हैं। पंक्ति, तुम ये सब क्या बोल रही हो? पंक्ति को अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वहीं पंखुड़ी जो सोफे पर बैठी थी वो उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसे सब कुछ क्लियर तो नहीं सुनाई दिया, लेकिन उसे डॉक्टर शब्द सुनाई दिया था। वो अपनी जगह से उठकर उन दोनों के पास आई और आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, आप पंक्ति को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले हो क्या देवर जी? आश्रय तुरंत बोला, नहीं नहीं तो भाभी, वो एक्चुअली पंक्ति को थोड़ा उसके पेट में दर्द होता है तो हमने सोचा है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो उसका दर्द ठीक है तो हमने डॉक्टर के पास जाने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। मैं उसे 1-2 दिनों बाद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। आप बताइए, आप कैसी हैं? पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं तो ठीक हूँ। आप ये बताओ देवर जी, क्या आपकी इनसे बात हुई? मैं इन्हें कॉल कर रही हूँ लेकिन ये मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे। मुझे उनसे पूछना था कि वो घर कब आएंगे। वैसे तो वो हमेशा 8:30 बजे आ जाते थे, लेकिन अभी तो 10 बजने वाले हैं। रागिनी जल्दी से बोली, तो हो सकता है उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही हो। बेशक से वो 8:30 बजे घर आ जाता है, लेकिन कभी कभी उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है तो वो लेट आता है या फिर घर पर आता ही नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हें प्रांस का और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तुम प्लीज़ खाना खा लो। पंक्ति ने भी खाना खा लिया है, अब तुम भी थोड़ा सा खा लो। पंखुड़ी अपना चेहरा नामे हिलाकर बोली, नहीं चाची सासू माँ, मैं उनके आने के बाद ही खाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, खाना तो बना हुआ है, मैं वही खाना गर्म कर लूँगी। आप लोग चाहें तो अपने रूम में जाकर सो सकते हैं। मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ, जान पक्का आने वाले होंगे। ये बोलकर अब वो चुपचाप अपने रूम में चली गई। उसका दिल बेचैन हो रहा था, उसे अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसकी मायूसी उसके चेहरे पर ही झलक रही थी। सृष्टि, प्रलय और प्रांस की बात नहीं थी, घर के सभी मेंबर्स में उसकी जान बसती थी, लेकिन वो तीनों ऐसे इंसान थे जिन्हें देखकर ही जैसे पंखुड़ी की सांसें चलती थी। रागिनी आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, प्रलय जीजू कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? आश्रय बेहद मायूसी भरी आवाज़ में बोला, उनकी सर्जरी हो रही है चाची, और सर्जरी होने के बाद जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। रागिनी और भी ज़्यादा मायूस हो गई। पंक्ति की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आश्रय उसके आंसू साफ करते हुए बोला,
प्लीज़ रोना बंद करो पंक्ति, डैड को कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम प्लीज़ मेरे साथ रूम में चलो। और रागिनी चाची, पंक्ति ने ढंग से खाना खाया या नहीं? रागिनी पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, मुश्किल से 1-1.5 चपाती खाई है। तुम जाओ, पंक्ति को लेकर अपने रूम में जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना भिजवाती हूँ। तुम भी खा लेना और थोड़ा सा पंक्ति को भी खिला देना। आश्रय झट से बोला, नहीं मेरे लिए मत भेजना चाची, मेरा मन नहीं कर रहा, आप बस पंक्ति के लिए दूध भेज दीजिए। मुझे पता है पंक्ति से और खाना नहीं खाया जाएगा और उसका ज़बरदस्ती खाना भी सही नहीं। रागिनी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। आश्रय अब पंक्ति को लेकर रूम में आ गया था। वहीं पंखुड़ी बेड पर लेट तो गई थी, लेकिन वो बार बार करवट ले रही थी। उसने एक बार फिर से अपना फ़ोन और प्रांस को कॉल लगा दिया। इस बार भी प्रांस ने कॉल रिसीव नहीं किया, बस सामने से उसका एक मैसेज आया, आई एम बिजी नाउ, विल कॉल यू लेटर। पंखुड़ी उस मैसेज को पढ़कर बोली, पिछले 3 घंटे से मैं आपको कॉल कर रही हूँ जान, क्या 3 घंटे में आपको 2 मिनट भी नहीं मिले होंगे मुझसे बात करने के लिए? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह ही गए। उसे वो रूम खाने को आ रहा था। वहीं आश्रय पंक्ति को दूध पिला रहा था। पंक्ति का दूध पीने का मन नहीं था, लेकिन फिलहाल उसे खुद का ख्याल भी रखना था और आश्रय भी बिना उसका दूध पिए मानने नहीं वाला था, तो उसने चुपचाप वो दूध पी लिया। अब वो आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, क्या हम पंखुड़ी भाभी के पास चले जाएं या फिर उन्हें अपने रूम में ले आएं? वो अकेली नहीं रह पाएंगी आश्रय जी। बेशक से हम लोगों ने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन वो शाम से ही काफ़ी परेशान नजर आ रही हैं, काफ़ी मायूस हो गई हैं। हम उन्हें अपने पास ले आते हैं, वैसे भी नींद तो आएगी नहीं। आश्रय ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं भाभी को लेने जा रहा हूँ। ये बोलकर अब वो बिस्तर से उठा और फिर अपने रूम से बाहर निकलकर सीधा पंखुड़ी के रूम में आया। जैसे ही उसने हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया, पंखुड़ी ने तुरंत दरवाज़ा खोला और बोली, थैंक गॉड आप आ गए। लेकिन ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। उसे लगा शायद प्रांस आया है। आश्रय उसे देखते हुए बोला, एक्चुअली भाभी पंक्ति की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, उसका मन नहीं लग रहा, वो चाहती है कि आप उसके पास रहें, तो क्या आप हमारे रूम में आ सकती हैं? आई मीन थोड़ी देर के लिए। पंखुड़ी फीका सा मुस्कुरा कर बोली, हाँ क्यों नहीं देवर्षि, आप चलिए मैं अभी आती हूँ। आश्रय ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से वापस अपने रूम में आ गया। पंखुड़ी ने अच्छे से अपना चेहरा क्लीन किया और फिर वॉशरूम जाकर रूम से बाहर निकली और सीधा पंक्ति के रूम में आई। अभी वो दरवाजे पर खड़ी ही थी कि अंदर आश्रय का फ़ोन बजा। सामने प्रांस का कॉल था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और बोला, जी भाई बताइए, डैड कैसे हैं, उनकी सर्जरी हो गई क्या? डॉक्टर ने क्या कहा है, उन्हें कब तक होश आ जाएगा? सामने से प्रांस बोला, हाँ अभी डैड की सर्जरी हुई है, अभी उन्हें होश तो नहीं आया, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-3 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। अभी वो बोल ही रहा था कि सामने से आश्रय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उसके सामने पंखुड़ी खड़ी थी जिसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। आश्रय की तरफ वो देखकर बोली, आपने मुझसे झूठ कहा देवर जी, सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला, सच में ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। आश्रय तुरंत बोला, आई एम सो सॉरी भाभी, लेकिन भाई ने मना किया था। पंखुड़ी पीछे की तरफ हटते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस ससुर जी के पास जाना है, प्लीज़ मुझे अस्पताल ले चलिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अस्पताल ले चलिए देवर जी। ये बोलते हुए पंखुड़ी बेतहासा रोए जा रही थी और अब आश्रय को समझ नहीं आ रहा था वो पंखुड़ी को संभाले तो संभाले कैसे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी को आप लोग पसंद कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।